पहले तो पढ़ाई के लिए आपको समय मैनेजमेंट करना है। अगर आपके पास समय बचे तभी आप काम कीजिएगा। तो बच्चे उस समय कभी 7 बजे तो हम दबंग नहीं थे, ना दबंग परिवार नहीं, से आप है। नहीं कहेंगे तो हम आपके छोटे भाई, हम देखे हुए हैं बचपन लेकिन से। ठीक है, आईपीएल की तरह विभिन्न टीम, विभिन्न प्लेयर को, विभिन्न देश के प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म पे ले आके जैसे आईपीएल कहलाती है, वैसे आपने गोपालगंज में पहली बार सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक मंच पे ले आया। इसकी शुरुआत आपके मन में कैसे? दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जनता जज पॉडकास्ट और आज के पॉडकास्ट पे हमारे अतिथि हैं नागरिक विकास सेना के प्रमुख और कोचिंग जगत में कोचिंग के भीष्म पितामह राजीव रंजन सिंह जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। आज इनसे अपने पॉडकास्ट पे हम लोग बात करेंगे विभिन्न पहलुओं पर। राजीव सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। आपका भी बहुत हम स्वागत करते हैं आपके कार्यक्रम का और धन्यवाद भी देते हैं कि आपने हमें बुलाया। हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके बारे में हम जाने हैं, आप शुरू में बहुत दबंग रहे हैं, उसके बावजूद आप शिक्षा जगत में प्रवेश किए एकदम शालीनता वाले व्यवसाय में। और हमको जहां तक याद है कि पहले के टाइम में 3 पेपर पे पढ़ाई होते थे इंटरमीडिएट के, और सब सब्जेक्ट के अलग अलग पढ़ाई होते थे, और बावजूद उसके आपने आईपीएल की तरह विभिन्न टीम, विभिन्न प्लेयर को, विभिन्न देश के प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म पे ले आके जैसे आईपीएल कहलाती है, वैसे आपने गोपालगंज में पहली बार सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को एक मंच पे ले आया। इसकी शुरुआत आपके मन में कैसे आई और इस कोचिंग जगत में आपने प्रवेश कैसे किया? सबसे पहले तो हम दबंग नहीं थे, ना दबंग परिवार नहीं, से आप है। नहीं कहेंगे तो हम आपके छोटे भाई, हम देखे हुए हैं बचपन लेकिन से। ठीक है, अच्छा काम करने वाले के इसी क्षेत्र में हम दबंग हैं, जिस क्षेत्र के आपने चर्चा किया। कोचिंग खोलने का ख्याल मेरे दिमाग में तब आया, देखे कि अपने जिला में बहुत प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं उस समय देखने को, सुनने को मिलता था, और वो पैसा के अभाव में, टीचर के अभाव में, समय के अभाव में एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास। इस पर हमारा विचार हुआ कि नहीं, हम लोग अपने एक, उस समय हमारा एक मित्र था जो लखनऊ से हुआ करता था, उससे हमने विचार विमर्श करके और इसकी नींव रखे। क्या नाम था आपके मित्र का? मोहम्मद साकिब। हम्म। हम एक साथ पढ़े थे, उसके साथ हम पॉलिटेक्निक में थे, तो हमारा साथी था, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी उसके पिता स्कूल लखनऊ में चलाते हैं, आज भी है। तो वो हम लोग राय विचार करके और विमर्श करके इस पर हमने काम किया। तो हमने ये पाया कि प्रथम बैच की शुरुआत जब हम किए तो खुशी ड्रेसेज इस समय केडिया हाउस में है, केडिया गली में, उनके 2 बच्चे, वो दोनों के दोनों आईआईटी पास किए हमारे कोचिंग से। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमने दिया, वो प्लेटफॉर्म तैयार किए हम। तो ये विभिन्न, मतलब सब सब्जेक्ट के टीचर को एक मंच पे ले आने का कैसे ख्याल है आपको? अब समय की बचत, सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए आपको समय मैनेजमेंट करना है। अगर आपके पास समय बचे तभी आप काम कीजिएगा। तो बच्चे उस समय कभी 7 बजे फिजिक्स पढ़ते थे, तो कहीं 11 बजे केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो फिर 4 बजे वो, उस समय बॉटनी जूलॉजी हुआ करता था। हाँ। तो ये सब करते करते उनको कोचिंग के लिए ही घूमते घूमते सारा दिन उनका खत्म लग हो जाते जाता। थे। तो हमने सोचा कि नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर 4 घंटा के अंतर में हमने टोटल सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। वही किए, और सारे जो अच्छे टीचर थे उस समय, गोपालगंज कॉलेज के फिजिक्स के एचओडी थे टी.एस. श्रीवास्तव, सुरेश सर, चंद्रशेखर सर, पृथ्वीनाथ जी, तो आपको महतो सर, ये सब लोग को एक साथ हमने जोड़ा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमने
बिहार टॉपर भी दिया है अपने संस्थान से, बिहार टॉपर। बिहार टॉपर भी दिए। अच्छा, आप इतने लोगों को देखिए सर जी, सबसे पहली बात है कि सारे महारथियों को एक जगह रखना अपने आप में मुश्किल, बहुत मुश्किल बात है। देखिए, इस चुनौती को आपने कैसे सामना किया? टीचर को क्या चाहिए? पैसा से ज्यादा सम्मान चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो मेरे ब्लड में है ना। भारत की संस्कृति और सभ्यता जानी जाती है, तो उसमें हमने दिया और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। बड़ा अच्छा महसूस हुआ उनको कि नहीं, ये हालांकि जो हमारे साथ पढ़ाते थे उस समय, टी.एस. श्रीवास्तव हमारे गुरु, महतो सुरेश सर सर गुरु जी। हमारे गुरु, महतो सर हमारे गुरु, पृथ्वी सर हमारे गुरु, तो सभी गुरु लोग ही हमारे साथ थे। ये तो और बड़ी दुविधा हो गई कि गुरु लोगों को कैसे मैनेज करें। अब वो एक्सेप्ट कर लिए थे, वो हमारे व्यवहार से, हमारे कार्यशैली से वो बहुत प्रभावित थे और उन्होंने मुझे डायरेक्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और हम बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे। अच्छा सर, ये बताइए कि आप उस समय तो बहुत परेशानियों में करके किसी तरह कोचिंग को अपने संचालित कर लिए और एक मुकाम हासिल किए। इसमें आपको कहीं परेशानी नजर आई कि नहीं? आपको चुनौती कोई सामना करना पड़ेगा? कोई भी देखिए, आप एक अच्छे स्कूल के संचालक भी हैं और हमारे छोटे भाई हैं, आप भी काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम कीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं, परेशानियां आएगी। तो उससे तो लड़ना तो हम लोग का काम ही है। जब भी आपको परेशानी आए तो समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो लाजमी है, वो आना ही आना है। आजकल एक बहुत बड़ा मसला चला हुआ है जिसमें एक कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आई है और इसका मेन रीजन था पेपर लीक। पेपर लीक को लेकर बच्चों के भविष्य के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे इस मुद्दे को देखते हैं आप? नहीं, ये निंदनीय है और ये समस्या उस एजेंसी की ही नहीं है। उन लाखों जो हमारे होनहार, कीर्तिमान, यशस्वी छात्र छात्राएं हैं, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। ये नहीं होना चाहिए और इसका इस पर जिम्मेवार कौन है? देखिए, जिम्मेवार तो सबके पीछे हम और आप ही हैं। जागरूक नहीं है, अब जनता मान को लीजिए कि जागरूक होना कोई पड़ेगा। स्टूडेंट बड़ी ईमानदारी से पढ़ के गया, वो पेपर दिया, बाद में पता चला पेपर लीक हो गया। एक एमपी साहब को कह दिया जाए कि एक काम कीजिए, आपका चुनाव बहुत अच्छा बीत गया लेकिन चुनाव रद्द किया जा रहा है, बस हम मानेंगे? तो आप ही ने एमपी साहब को चुने हैं। जब एमपी साहब को हमने चुना वो नहीं माने, तो फिर एक बच्चे के पेपर के कैंसिल करने में बच्चा सुसाइड कर रहा है, क्या ये ठीक है? ये तो बहुत बताई ने निंदनीय है और इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। हालांकि सुनने में आया है, देखने में मिल भी रहा है कि सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। अब कितनी सफल होती है अब आगे मालूम चलेगा, हम सब देखेंगे। लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करने की बात है। लाखों लाख बच्चे जो है हमारे प्रभावित हो रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है। हम तो कहेंगे, मेरे विचार से जो इसमें संलिप्त हैं उनको देशद्रोह का केस लगाकर, मुकदमा चलाकर उनको सजा दी जाए। देशद्रोह बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा देशद्रोह का काम कुछ है भी नहीं। मतलब उनको एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिलनी क्या चाहिए। आप एक संचालक हैं और हमको जहां तक पता है कोचिंग जगत में गोपालगंज के आप प्रमुख हैं, सारे संचालकों के अध्यक्ष हैं। जी, ऐसे में आपने कभी कोई स्टेप लिया कि हमको इसके प्रति आके इस पेपर लीक के खिलाफ हम सारे कोचिंग वाले मिलके एक धरना प्रदर्शन करें? क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है? नहीं, हमने 2018 में भी किया था। 2000 कोरोना काल में भी हम इस पर जो है ऑनलाइन के माध्यम से जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, उस समय भी इस पर हमने प्रकाश डाला था। उस समय आपको याद है, उस समय भी नीट पेपर लीक हुआ था, तो उसमें भी हमने आवाज़ उठाई थी। लेकिन अब आवाज़ उठाने से सिर्फ नहीं होगा, सरकार को गंभीरता से लेना होगा। आंदोलन करना होगा आपको। हाँ, तो वो आंदोलन क्या आप उस समय पहले किए, अभी करने में क्या कोई एकदम दुश्वारियां आ रही करेंगे, हैं आपको? कुछ परेशानी नहीं, एकदम करेंगे, उतरेंगे सड़क पर। या राजीव सर का एनर्जी लेवल अब डाउन हो चुका है? ये तो देखिए,
हम एक चीज आपको बता दें, यहाँ से आरा बहुत दूर नहीं है। बिरकुंवर सिंह के धरती के हम लोग हैं, आप और हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो 80 वर्ष में जब तलवार उठा लिए थे तो हमारा एनर्जी लेवल कैसे डाउन हो सकता है, ये सवाल ही नहीं है। अभी तो हम 80 के हुए नहीं है, नहीं, अभी तो कम के हैं। इसलिए एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं है। और और क्या हम आंदोलन करेंगे आप लोग इसके लिए? एकदम करेंगे। और आपका इस धर्म भी है, क्योंकि आप कोचिंग जगत के गोपालगंज में सब कोचिंग के अध्यक्ष हैं, तो इसका बीड़ा तो आप ही को उठाना होगा। हाँ, और हमारी जनता लोग, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग इनसे उम्मीद रखे हैं, इनको सबसे पहले सड़क पे आके इसका विरोध करना चाहिए। मेरे एकदम उम्मीद रखना है और सबको रखना है, और सब हम लोग मिलकर इस पर आवाज उठाएंगे और प्रमुखता से आवाज उठाएंगे। इसके लिए अगर हम अपने लीग से हटकर भी काम करना होगा तो उसके लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं और आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आजकल एक और ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे कि रोशन आनंद सर और खान सर पटना में दो शिक्षा जगत के एक मजबूत पिलर हैं। इनके वजह से गरीब बच्चे बहुत कामयाब हुए हैं और अधिकारी बने हैं। जिनके पास पैसे नहीं थे वो लोग भी कामयाब बने हैं। लेकिन आजकल ये लोग, रोशन आनंद सर यादव हो गए और खान सर फैसल खान हो गए, क्या कहेंगे, इसका असर क्या पड़ेगा शिक्षा पर? इसको कैसे निदान के रूप में देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत है। ये शब्द जो आप लास्ट वाला जो लाइन आप बोले हैं कि रोशन आनंद सर यादव हो गए और ये खान हो गए, ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हो रहा है कि ये नहीं? दोनों भाई हैं। हो रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ भी, हमारे जिला में भी है, विवाद होता है आपस में, लेकिन हम लोग मिल बैठकर उसको निदान कर लेते हैं। हर 2-4 महीना पर एक हम लोग निदान बैठकर करते हैं, कहीं कोई दूसरा नहीं जानता है, तो वो लोग आपस की है। अब देखिए, राजनीति आप कीजिएगा तो बिहार पिछड़ा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ये दोनों टीचर सम्मानित हैं और दोनों हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों में हजारों हजार की संख्या में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। क्या आप इस चैनल के माध्यम से ये बच्चों को आप या पेरेंट्स को संदेश दीजिए, और हम भी आपके चैनल के माध्यम से संदेश देते हैं कि इस विवाद में आपको नहीं पढ़ना है, अपने करियर के प्रति सचेत रहना है और राजनीति के चक्कर में नहीं आना है, पहले अपना भविष्य बनाना है। ये कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इसको हवा देना चाहते हैं, लेकिन हम और आप और पेरेंट्स और बच्चों से हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों भाई हैं, ये आपस में बैठेंगे और मिल बैठकर इस समस्या का निदान कर लेंगे। नहीं, बहुत लोग आजकल देख रहे हैं कि जैसे कि रोशन आनंद सर बहुत मेहनत की है बच्चों पर, उन्होंने कामयाबी किया। खान सर ने भी बहुत मेहनत की, सरल शब्दों में बच्चों को आसानी से ज्ञान दिया, और उन्होंने पुण्य का काम भी किया कि एक हॉस्पिटल बना के लोगों को इलाज के लिए भी प्रेरित किया। तो ऐसे लोगों से इनके अच्छे कर्मों को आप लें, इनको क्या अंदरूनी प्रॉब्लम है उससे दूर रहें, यही ना हमारा निवेदन है सबसे। आप देखिए, अभी आप इसके पहले आपने प्रश्न पूछा था परेशानी, तो अच्छा काम करेंगे तो परेशानी होगी ही। अच्छे काम में ही परेशानी होगी। परेशानी होती है, बुरे काम में नहीं होती है। तो आज आप, ये दोनों टीचर जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के बच्चों के लिए, इसलिए इसको राजनीति के रूप में हवा देने की आवश्यकता नहीं है। जितना मेरे लिए खान सर महत्वपूर्ण है, उतना ही जो है रोशन आनंद सर महत्वपूर्ण है। ये दोनों हमारे भाई हैं और हमारे प्रिय भाई हैं। और हम आपको बता दें, इन दोनों के लिए अगर हमको पटना जाना पड़े तो हम अपने साथियों के साथ जाएंगे, और इनसे हमारी कोशिश कर रहे हैं कि हम बात कर लें, और बात करके हम लोग अपना संदेश हम इनको भेजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना संदेश इनको भेज दिए हैं कि हम तो आगाह करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं पूरे बिहार के कोचिंग के टीचर को और संचालक को कि आप पटना चलें और बैठकर इन पर दबाव बनाकर इस समस्या का निदान करें, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि हमारे बच्चे सफर न करें और उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, राजनीति से अलग हो। शिक्षा को राजनीति से अलग रखना है। एक तरह से देखा जाए, खान सर, अगर हमारा बॉडी है जिस पर का हार्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है लंग्स।
यदि हार्ट जरूरी है तो लंग्स भी जरूरी। एक तरह से देखें, खान सर अगर हार्ट है शिक्षा के, तो रोशन सर लंग्स हो गए। दोनों इसलिए भाई दोनों हैं, को अलग ना करें, हम लोग यही निवेदन है। दोनों भाई हैं। आजकल कंपटीशन का दबाव बच्चों पर बहुत ज्यादा रह रहा है, बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है उन पर। आप एक कोचिंग संचालक होने के नाते बच्चों के स्ट्रेस को किस तरह से कम करेंगे? नहीं, वो देखिए, आपको लगता है जब भी बच्चे जब कंपटीशन के लिए अपने को तैयार करेंगे तो पेरेंट्स को लगता है कि वो दबाव में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कुछ बच्चे देखिए, सब्जेक्ट अगर समझ में आती है तो बच्चे दबाव में नहीं रहेंगे। दबाव तब आएगा जब उनकी बेसिक नॉलेज कमज़ोर होगी, तो उस समय पेरेंट्स को और टीचर को बच्चों के साथ होना चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए और बच्चे पर क्या दबाव है इसको समझना चाहिए। इसमें मुख्य भूमिका पेरेंट्स की होती है और उसके बाद शिक्षक की होती है, तो उसको कम शिक्षक और पेरेंट्स मिलकर कर सकते हैं। अच्छा, एक एवरेज विद्यार्थी और एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी, दो ही किस्म के बच्चे होते हैं, और एक वीक विद्यार्थी होते हैं। हमको बताया जैसा कि केवल इंटेलिजेंट बच्चे ही कंपटीशन फेस कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, कि एक एवरेज विद्यार्थी को भी अगर सही गाइडलाइन दिया जाए तो वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते, क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये इसमें थोड़े होता है कि जो बहुत ज़्यादा तेज है वही एग्ज़ाम निकाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखने को नहीं मिला है। जो बच्चा टॉपर है इंटर में और जो थर्ड डिवीज़न लाया है, देखा गया है कि थर्ड डिवीज़न वाला भी यूपीएससी निकाला है और ये जो टॉपर है वो नहीं निकाल पाया है। तो परिस्थिति और अपने मेहनत के ऊपर है। आप अभी क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं, अंतर है। कल आप अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत 10th में टॉप कर गया तो आगे चलकर जो है वो यूपीएससी नहीं निकाल ले, ये भी जरूरी नहीं है। आज जो अच्छा, 10th में गाइडलाइन का प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा, घर का इन्वायरमेंट, जहाँ पढ़ रहा है टीचर, जिस संस्थान में उसका इन्वायरमेंट अगर अच्छा हो, अच्छे इन्वायरमेंट में लड़का पढ़ रहा हो तो बहुत प्रभाव पड़ता है। एवरेज विद्यार्थी को यदि गाइडलाइन सही मिल जाए तो वो कामयाबी हासिल कर लेता है। लेकिन स्टूडेंट का तीसरा दर्जा भी होता है, एक कमजोर विद्यार्थी होता है। कमजोर विद्यार्थी को कामयाब आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, कमजोर तो अपने ऊपर निर्भर करता है। नहीं, एक संचालक के नाते आपसे पूछ रहे हैं, हम आप उसको कैसे ट्रेन करेंगे? हम तो ट्रेन करते हैं, हम लोग किए भी कैसे हैं। करेंगे? बच्चे को समझाएंगे, प्रेरित करेंगे, उसका जो है दिमाग कहाँ तक जो है विकसित हो रहा है, किस क्षेत्र में वो पीछे हो रहा है, किस कारण से पीछे हो रहा है, इस पर हमको प्रकाश डालना है और एक तरह से रिसर्च करना पड़ता है कि क्यों आप पीछे हो, किस गलत संगत में हो या गलत आदत तुम्हारी है। तो इस पर को देख कर और निष्कर्ष निकाला जाता है और वो जो भी बुराइयां हैं उसको खत्म किया जाए तो बच्चा अच्छा हो जाता है। वो और किया हुआ भी है, आपने किए हैं? बहुत सारे बच्चों को हमने किया है। अच्छा, एक बात और बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन आजकल बहुत है। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन दोनों मोड ऑफ एजुकेशन है। आपकी नज़र में कौन सा बेहतर है और किसको तवज्जो देना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन किसी एंगल से ठीक नहीं है, ऑनलाइन किसी एंगल से ठीक नहीं किसी है। एंगल से ठीक नहीं है। आप भारत की संस्कृति और सभ्यता से अवगत हैं। उस समय ऋषि महर्षि की कुटिया हुआ करती थी, उसमें बच्चे जाकर पढ़ते थे। ऋषि मुनि के आश्रम में रहते थे बच्चे और वहाँ पर रहकर ऋषि मुनि के साथ रहकर उनका विद्या ग्रहण करते थे उसमें। और आप कहाँ हमारे संस्कृति और सभ्यता में है कि हम ऑनलाइन पढ़ा लें या मंत्र कहीं और हो कहीं और पढ़ा। जब तक आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा। कांटेक्ट नहीं होगा तब तक आप बढ़िया से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। टीचर और छात्र एक दूसरे की तरफ देखकर, टीचर देखेंगे छात्र की तरफ और छात्र देखेगा टीचर की तरफ, और वो विद्या जो है ग्रहण करेगा, तब जो है उसके दिलो दिमाग में वो। हमारी घर की बहन बेटियां जो बाहर निकलने में असमर्थ होती थी, उनके लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन आ गया और वो लोग बहुत बेहतर ये घर तो पे पढ़ ले रहे हैं। क्या ये ये अच्छा नहीं है?
ये 20 साल पीछे, 30 साल पीछे की बात आप पूछे हैं। अब वैसी नहीं, हमारी बहन बेटियां आगे निकल रही हैं। क्यों क्यों घर में रहेंगे वो? नहीं, घर में नहीं रहेंगे, जो लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर जाने के लिए, कोचिंग पढ़ने अब के लिए, आपको वो आप लोग घर अभी पे भी पढ़ ले रोशन रहे हैं। आनंद जी के और खान सर की बात कर रहे हैं, इतने कम पैसा में वो लोग पढ़ाते हैं। आप हमारे संस्थान जेनिथ में, जेनिथ का फी आप जानते हैं? नहीं, जेनिथ फी अभी तो 1,000 रुपया हुआ है सब आज, सब्जेक्ट का है। टोटल सब्जेक्ट का। अब पर सब्जेक्ट 200 रुपया भी नहीं हुआ। इससे भी कम पूरे भारत वर्ष में नहीं होगा फी, जेनिथ कोचिंग सेंटर ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो अब इससे कम क्या हो सकता है? मात्र 1,000 रुपया मंथली में हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और वो भी कैसे टीचर पढ़ाते हैं राज जी, जी ध्यान दीजिए। जी। हम आपको बता दें कि जेनिथ कोचिंग सेंटर में देश के जेएनयू का स्थान यूनिवर्सिटी का एक है ना, बहुत। जिससे हजारों लाखों यूपीएससी के छात्र जो है इस संस्थान से निकले हैं और बहुत सारे लीडर निकले हैं। वैसे संस्थान के बायोकेमिस्ट्री के गोल्ड मेडलिस्ट हमारे यहाँ इंचार्ज बने हैं। क्या बात। और वैसे टीचर से मात्र 1,000 रुपया में आप ऑल सब्जेक्ट उनके देखने को पढ़ाई हो रही है। अब इससे कम क्या हो सकती है बिल्कुल। हमारी बहन बेटी के लिए? आपको ये भी याद होना चाहिए, कोरोना काल के बाद जब सारे बिजनेस जो है ठप हुआ था, तब हमने 1 रुपया में फिजिक्स केमिस्ट्री हमने पढ़ाया। कितना? 6 माह तक, जब तक कि वो बिजनेस अपने ट्रैक पर ना आ जाए, तब तक के लिए हमने 1 रुपया में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हमने पढ़ाया था। और कोरोना काल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन हम एजुकेशन हमने दिया। अच्छा, एक प्रश्न और बताया जाए कि किसी भी छात्र की कामयाबी में बच्चे का रोल ज्यादा है कि अभिभावक का रोल ज्यादा है या कोचिंग संचालक का? नहीं, वो सबका रोल अलग अलग है। मुख्य रूप से मुख्य रूप से तो बच्चे का ही होना चाहिए। बच्चे का। बच्चा अगर में टैलेंट है तो दिशा देता है। कोचिंग क्या देता है? दिशा देता है। पढ़ना तो बच्चे को है। अगर ये अगर कोई कह दे कि अभिभावक सपोर्ट न करे तो? अभिभावक, तो कोई ऐसा अभिभावक नहीं होगा कि अब नहीं चाहेगा कि नहीं हमारे बच्चे हमारी बच्ची जो है अच्छा नहीं करे। उसमें कुछ अभिभावक के ये समस्या हो सकती है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो उसके महत्व को वो नहीं जानते हैं। जानना ही तो वहाँ पर टीचर काम करता है। अब एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप नागरिक विकास सेना के प्रमुख हैं। नागरिक विकास सेना क्या है और इसका क्या उपयोगिता है? नागरिक विकास सेना, सेना का अर्थ सेना जैसे ही लिया जाता है तो क्षत्रिय शब्द सेना का आने काम लगता है। होता है अपना तेजी से काम करना। सेना मीन्स क्या है? काज करने वाले को सेना कहते हैं, तेजी से। सेना टुकड़ी। का अर्थ थोड़े होता है कि जाकर, टुकड़ी। हाँ वो। तो आपको बताए नागरिक विकास सेना का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा। इसमें हम ज्यादा देखे हैं कि नागरिक विकास सेना में केवल क्षत्रिय लोग ही सदस्य हैं। नहीं, आप क्या ये आप क्षत्रियों की पार्टी है क्या? आप ये सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं। आप ऐसे ही पूछ रहे हैं, आप हमको देखकर छोटे भाई है पूछ सकते हैं, लेकिन अभी जो राजद के प्रत्याशी मोहन भैया हैं वो तो जी। नागरिक विकास सेना के हैं, तो वो क्षत्रिय हैं। नहीं है, मतलब बहुतायत है, तो हमको ये प्रश्न नहीं, जिज्ञास बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। लोगों नहीं ने नहीं पूछा नहीं कि नहीं, उनसे जरूर पूछिएगा। वो देखिए नागरिक विकास सेना गरीब बस्ती में जाकर यहाँ के सभी लोग, सभी लीडर से भी हम कहेंगे, आप पेपर में भी देखे होंगे, 1 तारीख के दिन लोग जश्न मनाते हैं हिल स्टेशन पर जाकर। हम गरीब बस्ती में जाते हैं नागरिक विकास सेना प्रत्येक 1 तारीख प्रत्येक को। 1 तारीख को। और 15 अगस्त के दिन गरीब बस्ती में जाकर हम बच्चों के साथ झंडा तोलन करते हैं। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जागरूक करना। हमने जो है गरीब बस्ती में, जैसे यहाँ ये हजियापुर में मुसहर टोली है, तो उस मुसहर टोली में जाकर हमने जो है लगातार 1 महीना दिन तक
वहाँ विजिट किया, वहाँ के बच्चे को ये हमने समझाया और स्कूल भेजने का काम किया। जादवपुर पुल के पास जो मिडिल स्कूल है, वहाँ के गरीब बस्ती में जाकर और उन अभिभावक के साथ हमने बैठक किया, बच्चों के साथ हमने खीर पूरी का भोज दिए और उसमें बच्चों के साथ हमने डांस किया, रंगारंग कार्यक्रम किए। शायद वो आप अपने जन्मदिन के दिन किए थे? नहीं नहीं नहीं, वो या तो कुछ 1 जनवरी वगैरह कुछ हाँ, ऐसा था? 1 जनवरी के ही दिन हाँ, करते ऐसा ही हैं। था। तो वो करके और बच्चों के स्कूल, ये सब कार्यक्रम इसलिए हम करते हैं ना कि बच्चे के हमसे लगाव हो और हम बच्चे को बता पाएं कि नहीं भाई आपको स्कूल जाना है। तो भारत और आपका राज्य बिहार और आपका जिला तब ये विकसित होगा जब एजुकेशन होगा। तो एजुकेशन शिक्षा मुख्य होगा रूप तो से सब होगा। पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के। और राजीव सर, आप हमारे इस चैनल पे आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और साथ ही साथ हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। हम जो जानना चाहते थे, पब्लिक जो जानना चाहती थी, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। आपका हृदय से अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। और आप भी हमारे ऑडियंस से, दर्शकों से कह सकते हैं, अगर उन्हें हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। नहीं, हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि राज बाबू भी एक शिक्षाविद हैं और शहर के जाने माने स्कूल के संचालक हैं और इनका यह कार्यक्रम एकदम पॉजिटिव है और एनर्जी वाला है। आप सभी से हम, मेरा भी आग्रह होगा, इस चैनल को अपनाइए और इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल जो है राष्ट्र निर्माण के कार्य में भी इनका जो भी प्रश्न है वो हमारे राज्य के विकास के लिए ही है। तो आप इस चैनल को अपनाइए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते रहेंगे समय समय पर। आप एक अच्छे राजनीति में भी आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आज का दिन केवल शिक्षा पर था, इसलिए आज शिक्षा पर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।